नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, अपना लेक्चर नंबर अपना 3 है, किसमें क्वांटम भौतिकी में पढ़ रहे हैं। पेपर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। और आज 2 अगस्त हो चुकी है और अपना लेक्चर नंबर कौन सा, तीसरा है। फटाफट क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। आपने मैथ की क्लास ली होगी और केमिस्ट्री की ज़रूर ली होगी। अब फटाफट फिजिक्स की क्लास को भी फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो आज की जो क्लास है वो अपन ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लास को ऑफ़ नहीं किया आपकी, ठीक है। क्लास को मैंने आपकी ऑफ़ नहीं की है, क्लास आपकी लगाई है, ठीक है, क्योंकि बच्चों में थोड़ा कंटिन्यूटी बने रखिए और थोड़ा विश्वास बना रहे बच्चों में कि सर क्लास रेगुलर लेते हैं, ठीक है। इसलिए अपने बिल्कुल आज की छुट्टी नहीं करी, नहीं तो हालत नहीं है आज क्लास से आपकी लेने की, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अब फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने मैथ की क्लास में भी आपको बता दिया था कि सभी बच्चों को एडमिशन फटाफट ले लेना है। और फिजिक्स में तो क्या है कि लेक्चर नंबर तीसरा है अपना, तो लेक्चर नंबर 4th या 5th भी अपन सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा देंगे, जितने भी बच्चे अपने साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि वो देख सके, पढ़ सके, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में अंदाज़ा लगा सके कि भाई कैसे पढ़ाते हैं सर। उसके बाद में लेक्चर नंबर 5 के बाद में, 6 के बाद में अपने फिर वही बच्चे क्लास ले पाएंगे जिन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर तीसरा है, 4, 5, 6 भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे फ्री में, और वो आप देख सकते हो आराम से। लेकिन उसके बाद में फिर अपना जो कोर्स होगा वो पेड ही होगा। चले, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी आ गए होंगे कनेक्ट, जितने भी होने होंगे सभी बच्चों को, और शेयर वेयर कर दिया करो फटाफट यार, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, जैसे अपन कहते हैं वैसे ही। तो चलते हैं फटाफट, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ब्लैक बॉडी कृष्ण का। थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ में, और फिजिक्स को इसी अंदाज से पढ़ोगे तो आपको शानदार मज़ा आएगा। तो हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कृष्ण का ब्लैक बॉडी पढ़ाया। आपने कृष्ण का ब्लैक बॉडी को पढ़ी, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, वहाँ पे आपने एक नोट करी चीज़ कि सर हमने कृष्ण का ब्लैक बॉडी पूरी पढ़ी। वहाँ पे हमने नोट किया कि कृष्ण का है वो एक क्या है, प्रॉपर्टी, गुणधर्म है, किसी भी पदार्थ की गुणधर्म प्रॉपर्टी है कि अगर उच्च ताप होगा तो वो सभी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का अवशोषण करेगा, और उच्च ताप पर क्या करेगा, सभी तरंगों का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो ये कहानी हुई थी अपने ब्लैक बॉडी में पढ़ी थी। उसके बाद हमने ब्लैक बॉडी वो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वक्र भी पढ़ा था, कर्व पढ़ा था अपन ने, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अपन ने कल देख लिए थे, याद कर लिए थे सारे, ठीक है, नोट कर लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है अपना प्लांक की परिकल्पना, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक। प्लांक की परिकल्पना क्या है, मतलब प्लांक के द्वारा एक कल्पना की गई थी, ठीक है, वो और बताया गया था, उसको समझाया उन्होंने कि ये मेरी परिकल्पना है। और उन्होंने क्या करा कि जो ब्लैक बॉडी है, आज का जो टॉपिक है अपना यही है, इसको अपन बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। मतलब काफ़ी शानदार टॉपिक है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ में समझना, एकदम आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा। तो प्लांक की परिकल्पना मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, उसके बाद में अपन डिटेल से अंदर चलते हैं, एकदम टॉपिक के अंदर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक की परिकल्पना। देखो, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, रटी रटाई डेफिनेशंस हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, उसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। लेकिन अपन बात करते हैं एकदम कॉन्सेप्चुअली, तो आखिरकार प्लांक को परिकल्पना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो मैंने कल आपको ब्लैक बॉडी पढ़ाया था, और वहाँ पे आपको मैंने कहा कि एक आप जैसे कि अपन एक गोला ले लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार एक गोले का निर्माण अपन ने किया था। उस गोले के निर्माण अपन ने किया, मतलब ये अपन ने एक गोले का निर्माण किया था, फिर अंदर अपन ने काजल का लेप किया था, इस प्रकार से लेप करके। और मैंने कहा था कि यहाँ पे अपन एक छिद्र कर देते हैं, और फिर अंदर अपन प्रकाश की किरणों का, मतलब यहाँ से बाहर से क्या देते हैं अपन, इसको हीट, उष्मा देते हैं, बाहर से अपन क्या देते हैं, इसको उष्मा देते हैं। तो ये क्या करता है कि उच्च ताप पर क्या करता है कि अपनी जो तरंगे हैं उनका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये मैंने आपको कल समझाया था। लेकिन प्लांक भाई साहब क्या कहते हैं, प्लांक भाई साहब क्या कहते हैं, अब आप सभी को पता है
कि ये बातें हैं वो चिरसम्मत भौतिकी से बात की हैं। मतलब जैसे कृष्णिका है, कृष्णिका सिद्धांत को तो चिरसम्मत भौतिकी के बाद में ही समझाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपने डेफिनेशन में देखा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक एक जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा कि अभी कृष्णिका को जब अपन ने पढ़ा तो वहाँ पे आपने डेफिनेशन में नोट की है कि यहाँ पे अपन तरंगों का यूज कर रहे हैं, मतलब तरंग शब्द का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तरंग, वेव का अपन यूज कर रहे हैं। किसका? तरंग का। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं? याद करो डेफिनेशन को, डेफिनेशन को याद करो कि कृष्ण का, ठीक है, कृष्ण का वह पदार्थ होता है कि जो निम्न ताप पर सभी तरंगों का, यानी कि लैम्डा के बारे में बात करते हैं तो 0 से लेकर इन्फाइनाइट सभी तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या करता है? अवशोषण करता है, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का उत्सर्जन कर देता है। यानी कि यहाँ पे हमने नोट किया कि ओनली तरंग की बात हो रही है, वेव की बात हो रही है। लेकिन प्लांक ने क्या करा? प्लांक ने परिकल्पना करी, और इसने क्या करा कि इसने वेव नेचर के साथ साथ, देखो भाई, सबसे पहले तो हमने जो कृष्णिका है उसके अंतर्गत हमने क्या करा कि वेव को पढ़ा, मतलब किसको पढ़ा? तरंग को पढ़ा, तरंग के रूप में। लेकिन प्लांक भाई साहब क्या कहते हैं? प्लांक भाई साहब ये कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका है, इसके अंतर्गत जैसे ही अपन ब्लैक बॉडी को ऊष्मा देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो भैया यहाँ पे जो तरंगों का उत्सर्जन होता है वो भैया उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि इसके अंतर्गत, कृष्णिका के अंतर्गत इसने क्या कहा कि छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में यहाँ पे बंडल पाए जाते हैं, और उन बंडलों को यहाँ पे प्लांक भाई साहब ने फोटोन या फिर उन्हें क्वांटा नाम दिया था। याद करने की कोशिश करो, पिछले लेक्चर में तो नहीं, पिछले साल बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपने किसने क्लास ली हो तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने क्लास नहीं ली है, फिर भी मैं आपको ढंग से क्लियर करता हूँ एक बात। भाई हमने क्या कहा कि प्लांक की परिकल्पना बाद में आई थी, उससे पहले कृष्णिका को समझा दिया गया था, ठीक है। अब समझा दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन भी किया, और प्लांक की परिकल्पना आने का एक कारण भी था, छोटा सा। और कारण क्या था कि हमने यहाँ पे देखा कि अपन ने जो कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ा था, ठीक है, जो कि अपना लैम्डा और किसके बीच में? ई लैम्डा के बीच में खींचा गया था। यहाँ पे हमने देखा था कि कर्व कुछ इस प्रकार से आ रहा था, ठीक है, मतलब इस प्रकार से कंटिन्यूसली कर्व आ रहा था। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि प्रायोगिक जो वक्र है, ठीक है, प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली जो कर्व है वो तो इस प्रकार आ रहा था। लेकिन अपन बात करते हैं कि सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है कि सिद्धांतों के आधार पर जो सिद्धांतों के आधार पर जो कर्व आता है वो कुछ अलग आ रहा था, डिफरेंट इस प्रकार से कुछ कर्व आ रहा था अपना, मतलब डिफरेंट कर्व था। तो इस कर्व को भी समझाने के लिए भी प्लांक ने ये हाइपोथेसिस दी, यानी कि प्लांक ने अपनी परिकल्पना दी थी। आपको फालतू टॉपिकों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फालतू नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल ये बात ध्यान रखनी है कि प्लांक ने नई चीज़ क्या बताई थी। प्लांक ने जो नई चीज़ बताई थी ना, वो बताई थी कि इस कृष्णिका के अंतर्गत है ना, छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण, या फिर इन्होंने जो छोटे छोटे कण हैं उनको क्या नाम दिया था? दोलक। छोटे छोटे जो कण हैं वो दोलकों के रूप में पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो एनर्जी का, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ब्लैक बॉडी के अंतर्गत, वो इन्हीं छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। इन्हीं छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, बंडल हैं, जिनको प्लांक भाई साहब ने फोटोन नाम दिया था, और इन्हें क्वांटा कहा गया था। तो देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में आपके शानदार ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार कहा गया कि ये कोई कृष्णिका है, मान लीजिए यही हमारे पास एक कृष्णिका है, ठीक है। इस कृष्णिका के अंतर्गत क्या है कि ये छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये ऐसे हैं, मतलब बहुत ही छोटे हैं, बारीक कण हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, मतलब ये क्या है? बारीक कण है, छोटे छोटे कण हैं, ये मौजूद हैं। इन कणों को प्लांक भाई साहब ने क्या नाम दिया था? फोटोन नाम दिया था।
क्या नाम दिया था? फोटोन। फोटोन या फिर बाद में इन्हीं ऊर्जा का जो ये फोटोन है, ये क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे प्लांक भाई साहब ने एक छोटी सी चीज़ और समझाई। छोटी चीज़ का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे देखा, आप खुद देख सकते हो कि कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र जब अपन ने पढ़ा, तो यहाँ पे आप देखो कि जो कर्व है, वक्र है, वो कैसा है? बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा है, सतत चल रहा है। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी मोस्ट है तो ये वाला पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट ऐसे है कि कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, ठीक है? उसमें आपने देखा कि जो कर्व है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता है। और कंटिन्यूसली चलने का मतलब तो यही हुआ कि जो ऊर्जा का संचरण होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली होगा, फटाफट से होगा, जल्दी जल्दी होगा, ठीक है? लेकिन प्लांक भाई साहब क्या कहते हैं? प्लांक भाई साहब ऐसे कहते हैं कि जो कृष्णिका होती है इसके अंतर्गत ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का संचरण होता है, वो भैया सतत नहीं होता, कंटिन्यूसली नहीं होता, सतत नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं होता, ठीक है? नोट्स आपको प्रॉपर लिखे हुए मिल जाएंगे, आप केवल समझने पे ध्यान दो। ओनली फॉर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्लांक भाई साहब ने समझाया कि कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र का जो प्रायोगिक वक्र है, प्रैक्टिकल वक्र है, वो ये कहता है कि ऊर्जा का जो संचरण है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली फॉर्म में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है उसको भी ध्यान से सुनो। कैसे? जैसे मान लीजिए अपना ये एक कृष्ण का है, ब्लैक बॉडी है, इसको मैंने हीट दी, मैंने यहाँ पे इसको हीट दे दी, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हीट दी। अब मुझे आप बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको हीट दिया, तो ये बताइए, अपन ने कल भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे ही अपन किसी कृष्ण का ब्लैक बॉडी को हीट देते हैं तो ब्लैक बॉडी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपन करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? कंपन, अपनी जगह पर हिलने लग जाएंगे, ठीक है? और अपनी जगह पर हिलेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रिक वेव का वो निर्माण करेंगे, ठीक है? अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेंगे। अब मुझे आप बताइए, वहाँ पे अपन ने समझा कि वो कंटिन्यूसली, मतलब सभी एक ही प्रकार से एक समान इलेक्ट्रॉन सभी कंपन करेंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेंगे। लेकिन प्लांक भाई साहब ने क्या कहा? प्लांक भाई साहब ने ऐसे समझाया कि जब अपन यहाँ पे इनको हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो आप खुद एक हिसाब लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये ऊष्मा के पास में, जैसे मान लीजिए ये ऊष्मा स्रोत है, ऊष्मा स्रोत के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास में ऊष्मा ज़्यादा होगी, ठीक है? ऊष्मा ज़्यादा होगी तो ये कंपन ज़्यादा करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन दूर हैं और ये इलेक्ट्रॉन और भी दूर है, तो जितने दूर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास ऊष्मा का जो मान है वो थोड़ा कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा वो कंपन भी कम करेगा। यानी कि कुल मिला के जो बात कहना चाहते थे प्लांक भाई साहब, वो ये कहना चाहते थे कि ऊर्जा का जो संचरण है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में समान रूप से नहीं होता है। और अगर नहीं होगा समान रूप से तो मुझे आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या सभी समान प्रकार से कंपन करेंगे? क्या समान प्रकार से कंपन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें प्लांक भाई साहब ने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है? और प्लांक भाई साहब ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई वो बस यही बताई थी कि उन्होंने कृष्णिका के अंतर्गत अपने कल्पना करी और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत फोटोन पाए जाते हैं, और फोटोन और इन ऊर्जा की जो फोटोन है उनको क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा, ठीक है? और इन फोटोन के द्वारा ही क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का संचरण होता है, और ऊर्जा का जो संचरण होता है वो सतत नहीं होता है। कैसा होता है? यहाँ पे असतत होता है, असतत होता है, मतलब डिसकंटिन्यूस होता है, विविक्त रूप में होता है। असतत बोल दो या फिर विविक्त रूप में बोल दीजिए आप, ठीक है? आपके हिसाब से कुछ भी है। और उसके अलावा इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपने पिछले ईयर भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर के अंतर्गत क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो फोटोन्स हैं इनमें ऊर्जा का जो संचरण होता है, भाई अगर बात करते हैं ऊर्जा का संचरण है, सतत नहीं होता है, तो कैसे होता है?
क्वांटीकृत राशि के रूप में होता है, यानी कि एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि अगर अपन बात करते हैं पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि बात करते हैं कि ऊर्जा का जो संचरण होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऊर्जा का जो मान है वो आपको हाफ मिल जाए, 1.5 मिल जाए, 2.5 मिल जाए, इस प्रकार से नहीं होगा। यानी कि ये क्या है, प्लांक की जो परिकल्पना है वो ऊर्जा के क्वांटीकृत रूप में प्रचलित है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, 12th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक था, आपने पढ़ा हो तो। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि पूर्ण गुणज के रूप में। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पूर्ण गुणज से तात्पर्य अपना क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि n का मान है वो 1 2 3 4, मतलब n का मान आपको 1 से 1/2 इस प्रकार नहीं मिलेगा। अब इसका तात्पर्य भी क्या है भाई, n का यहाँ पे मतलब क्या है, n का मतलब यही है कि हमारे पास में ऊर्जा के जो न्यूनतम मान होता है, ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है उसे अपन ने क्या नाम दिया है, फोटोन। और ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है फोटोन, इसके द्वारा जो ऊर्जा का संचरण किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अपना ये फोटोन है, यानी कि इस फोटोन से इस फोटोन तक, इस फोटोन से इस फोटोन तक ऊर्जा का जो संचरण होगा वो कैसा होगा, क्वांटीकृत रूप से होगा, मतलब एक समान रूप से होगा। और कैसे होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने प्लांक भाई साहब ने समझाई, और जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ वहाँ तक मैंने आपको शानदार चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। चलो एक बार वापस से क्या करते हैं अपन, प्लांक की ये जो अपना हाइपोथेसिस थी, ये प्लांक की जो परिकल्पना थी, उसको मैं वापस से एकदम थ्योरेटिकली रूप से एकदम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एकदम क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो पहले तो आप सभी को मैं अगर बोल दूं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अपना जो पहला लेक्चर था कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र था, उसको अगर आपने नहीं समझा होगा तो उसको आप पहले जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको शानदार तरीके से पढ़ाया था, कृष्ण का ब्लैक बॉडी पढ़ाई थी। उसके बाद में ब्लैक बॉडी के अंतर्गत कुछ कमियाँ थी, ठीक है, उन कमियों को दूर करने के लिए, या फिर थोड़ा सा क्या है कि वही है ना कि भाई साइंटिस्ट प्लांक, अब प्लांक की परिकल्पना, इसके दिमाग में कुछ चीज़ें आई तो इन्होंने बता दी, जो दिमाग में इन्होंने आई वो ये कहानी है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार थ्योरेटिकली पूरा बोल के आपको सुना देता हूँ कि क्या इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण व उत्सर्जन, प्लांक भाई साहब ने क्या कहा, ध्यान सुनना, प्लांक भाई साहब ने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण और उत्सर्जन, कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण का के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण और उत्सर्जन दोलकों के कारण होता है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जिस प्रकार ये फोटोन्स हैं वो कैसे हैं, दोलकों के रूप में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो दोलक, यानी कि वही बात है, बस थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी पदार्थ का एक गुणधर्म होता है, अगर वो निम्न ताप पर सभी तरंगों का अवशोषण करता है और उच्च ताप पर क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तो वो कृष्णिका कहलाती है। अब इन्होंने क्या ऐड कर दिया, इन्होंने ऐड कर दिया कि जो अवशोषण होता है, वो जो अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है वो दोलकों के कारण होता है। क्या समझ में आ रही है आपको बात? जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से प्लांक के बारे में, वो यही है कि इस ब्लैक बॉडी के अंतर्गत जो तरंगों का अवशोषण और उत्सर्जन हुआ वो किसके कारण हुआ, दोलकों के कारण हुआ। ऐसा किसने कहा, प्लांक भाई साहब ने कहा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने जो तरंग के रूप में पढ़ा, तरंग के रूप में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, यानी कि तरंग के रूप में तो हमने कृष्ण के बारे में पहले ही पढ़ लिया, लेकिन अलग से ये जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था फोटोन और दोलकों के रूप में, ये प्लांक ने दिया था। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊं कि प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण सतत न होकर विविक्त रूप में होता है। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि ऊर्जा का जो संचरण है, वो जो ग्राफ दिखा रहा है भाई सतत रूप से होगा, वो सतत रूप से नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि जैसे उष्मा देते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स पर समान ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो समान रूप से कंपन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऊर्जा का जो विनिमय है वो सतत रूप में ना होकर विविक्त रूप में होता है। और ऊर्जा का जो विनिमय होता है वो ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि ये पूर्ण गुणज वाला जो चक्कर है आप इसमें ना ही उलझे तो सही रहेगा, क्योंकि पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, n बराबर 1 2 3 4, यानी कि फोटोन्स की बात कर रहा है। अगर फोटोन्स का स्थानांतरण होगा, यानी कि ऊर्जा का जो मान है अगर वो संचरण होगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो कैसा होगा,
n का जो मान है 1 2 3 4 इसी के रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक है। और प्लांक भाई साहब ने फोटोन कहा, और इन ऊर्जा के जो छोटे छोटे फोटोन हैं, यानी कि ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है जिसे फोटोन कहा, इसे ही उन्होंने क्वांटा नाम दिया, ठीक है। तो ये प्लांक की हाइपोथेसिस थी। अब इसके बाद में क्या करते हैं भाई, देखो अगला टॉपिक है अपना, ठीक है। यहाँ पे अपन अगला टॉपिक की बात करते हैं, प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा। किसके? प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा। अब उसका अपन फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उत्पन्न करेंगे, ठीक है, व्युत्पन्न करेंगे। उससे पहले देखो मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे, अब कई बच्चों के सर कमेंट आते हैं कि सर आप मुझे एक बार वापस ढंग से क्या करो कि अपना जो ये पूर्ण गुणज वाला चक्कर है इसको थोड़ा वापस समझाओ। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो, E बराबर NH न्यू, यानी कि हमारे पास में इस ब्लैक बॉडी के अंतर्गत एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो वितरण होगा, वो कैसे होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कैसे होगा भाई? E बराबर NH न्यू है, मतलब एनर्जी का मान E बराबर कितना है? H न्यू। अब यहाँ पे देखो आप n का मान 1 2 3 4 5 6 7 ये पुट करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी का जो मान है E बराबर 1H यू या फिर 2H न्यू 3H न्यू, यानी कि ये कह सकते हैं पूर्ण गुणज के रूप में ऊर्जा का संचरण हो रहा है। तो बस यही कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे E बराबर H न्यू क्या है? E बराबर H न्यू हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का, और ये किसके अंदर है? क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत। किसमें है? क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत। और अगर चिरसमत भौतिकी की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, जो एनर्जी होती है E, वो हमारे पास में KT के बराबर होती है, यानी कि अपन बात करें जो क्वांटम भौतिकी है उसके अंतर्गत जो एनर्जी होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है, लेकिन जो चिरसमत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसके अंतर्गत जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, ठीक है। और अब मैं देखो यहाँ पे टाइम इसलिए थोड़ा सा निकाल रहा हूँ क्योंकि अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब तबीयत क्या है बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, और इसलिए मैं क्या क्लास की छुट्टी नहीं करना चाहता था। और आप सभी ने थोड़ा नोट भी किया होगा कि थोड़ा सा अभी जोश भी कम आ रहा है, और समझाने भी आपको थोड़ा सा मैं ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही डिसअपॉइंट मैं हो रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और बस तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। बस आपने थोड़ा प्लांक के बारे में समझा है और इतना, और मैं इसके नोट्स आपको डाल दूँगा टेलीग्राम पे, सॉरी व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और बस वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज की क्लास के ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। और प्लांक के जो बात करते हैं अपन, प्लांक का जो दोलकों की औसत ऊर्जा है उसका एक अच्छा खासा पूरा डेरिवेशन है, मतलब अपना आधे घंटे क्लास में वही कंप्लीट होगा, इसलिए अपन उसको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है सर E बराबर NH न्यू है, तो यहाँ पे N का तो मान यहाँ पे है ही 1 2 3 4, H का मान यहाँ पे क्या है? H मतलब है प्लांक कॉन्स्टेंट, क्या है? प्लांक नियतांक। और यहाँ पे न्यू क्या है? यहाँ पे दोलकों की आवर्ती है। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है प्लांक ने दिया E बराबर NH न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे E बराबर NH न्यू है, तो यहाँ पे जो न्यू है, जो आवर्ती है, वो किसकी होगी? कई बार क्या है कि आपसे कोई टीचर पूछ लेता है भाई बताओ यहाँ पे जो न्यू है वो किसकी आवर्ती है, तो आपको यहाँ पे लॉजिक के साथ में बताना पड़ेगा कि सर ये कृष्णिका के अंतर्गत उपस्थित दोलक हैं, जो उपस्थिति क्या है? दोलक हैं, उनकी आवर्ती है। आगे बात समझ में। और प्लांक कांस्टेंट का मान आपको पता ही होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 10 की पावर माइनस का 34 जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो वैल्यू है 6.662, ये वैल्यू मतलब एक देखा जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर है कि नहीं है? मतलब मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ बस ऐसे ही कि 6.62 है माइनस 10 की पावर माइनस का 34, मतलब कितने बात करते हैं अपन, बहुत ही कम वैल्यू है, मतलब ये बहुत ही अल्प वैल्यू है, ठीक है। लगभग जीरो के बराबर अपन इसको ले सकते हैं, बस आगे काम आएगा आपके, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। और बस से इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और सभी से मेरा निवेदन यही है कि फटाफट से कोर्स अपना ज्वाइन कर ले, और उसके बाद में फिर अपन और भी शानदार तरीके से आपको क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम कल लेक्चर में। कल के लेक्चर में शानदार तरीके से पढ़ेंगे प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं सारे जो टॉपिक्स हैं वो शानदार इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि
अभी अपन बात करते हैं प्लांक के बाद, सब है प्लांक के बाद वीन, ठीक है, रेले जीन्स, मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट वो प्लांक है, क्योंकि प्लांक के द्वारा ही अपन सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके जो नियम्स हैं उनको व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है, उनको प्रूव करेंगे। और प्लांक के नियमों के द्वारा ही अपन चिरसमत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी का जो संबंध है बीच के, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्वांटम भौतिकी और चिरसमत भौतिकी के मध्य संबंध स्थापित करो, ये वाला, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि E बराबर एच न्यू दिया हुआ होगा, मतलब एनर्जी है वो आवर्ती के समानुपाती होगी, लेकिन फिर आपको इसी से प्रूव करना पड़ेगा कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, टी के, मतलब समानुपाती होती है। एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। ऐसा कहाँ का आ गया, चिरसमत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स में। तो बातें करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।